वेलकम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस जून 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाली हूँ। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। देखिए पहला क्वेश्चन सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन और एक ऐसा क्वेश्चन की जो मैक्सिमम टाइम यूजीसी नेट में और गेट में या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाइक इसरो में रिपीट होता ही रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ कंप्यूटेशन द वैल्यू ऑफ काउंटिंग सेमाफोर इज 9, then 20p that is wait operation and 15v that is signal operation are completed on this semaphore. What is the resulting value of semaphore? व्यूवर्स एक चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा इस इजीएस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि आपको सबसे पहले क्या कंसीडर करना है, काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू कितनी है, 7। इसमें से जब भी जितने वेट ऑपरेशन आपको गिवन होंगे, जितने वेट ऑपरेशन आपको गिवन होंगे वो आपको हमेशा सब्ट्रैक्ट कर देने हैं और जितने सिग्नल ऑपरेशन आपको गिवन होंगे वो आपको हमेशा क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं। और रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगी वो प्रेजेंट वैल्यू होगी किसकी, सीमाफर की। तो देखिए 7 - 20 +15 आपका कितना आ जाएगा, आप करके देखिए। दिस इज 13, किस 7 माइनस ये दिस इज -13 एंड प्लस क्या 15, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा 2। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपके लिए है वो है 2। 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए व्यूअर्स अब जल्दी से सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक और इजीएस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। और सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च। देखिए डेप्थ फर्स्ट सर्च की दो ही सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होती हैं और वो क्या क्या है, पहली टोपोलॉजिकल शॉर्ट को अगर आपको परफॉर्म करना है तो, और दूसरी अगर आपको स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स को फाइंड करना है तो डेप्थ फर्स्ट सर्च की ये दोनों ही एप्लीकेशन है। इसलिए व्यूवर्स आंसर क्या जाएगा इसका, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। चलिए व्यूवर्स अब आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपको क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन आपको कहता है, ये थर्ड क्वेश्चन किससे है, कंप्यूटर ग्राफिक्स से, सीजी से आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन आपको डेटा स्ट्रक्चर से पूछा गया था और ये क्या कहता है कि एक रास्टर स्कैन सिस्टम को आप कंसीडर करें जिसमें रिजोल्यूशन गिवन है आपको कितना, 640 इंटू 480, ये रिजोल्यूशन इसने आपको दे दिया है। और रिजोल्यूशन देने के साथ साथ इसने क्या बात आपको कही है, इसने आपको कहा है कि फॉर दिस सिस्टम टू स्टोर 12 बिट पर पिक्सल। आपसे पूछता है कि व्हाट कंसीडर अ रास्टर स्कैन सिस्टम विद दिस रिजोल्यूशन, फ्रेम बफर का साइज पूछता है। अब स्टूडेंट क्या चाह रहा है, वो चाहता है कि 12 बिट पर पिक्सल वो स्टोर करे, तो 12 बिट पर पिक्सल स्टोर करेगा। और आपसे आंसर उसमें किसने एक्सपेक्ट किया है, उसने किलोबाइट में आंसर एक्सपेक्ट किया है। तो पहले तो इस पूरी क्वांटिटी को हम लोग क्या करें, बाइट में ही चेंज कर लेते हैं। और बाइट में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, बाइट में चेंज करने के लिए हम लोग इसको डिवाइड करते हैं कितने से, 8 से डिवाइड करते हैं। तो 8 से डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4608 समथिंग समथिंग लाइक दिस। तो 4, अब जब किलोबाइट में कन्वर्ट करूंगी तो कितना होगा मेरे पास, 460 केबी होगा, है ना। और 460 केबी के अप्रोक्स यहाँ कौन सा आंसर नजर आता है हमें, 450 किलोबाइट। तो इसलिए आंसर क्या होगा, 450 किलोबाइट। आपको बस ध्यान यही रखना है कि जो रिजोल्यूशन गिवन है प्लस जितनी बिट वो स्टोर करने के लिए मांगता है सबको मल्टीप्लाई करके किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। 8 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, उसको बाइट में कन्वर्ट करने के लिए। और बाइट को अगर बिट में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली जितनी आपकी कैलकुलेशन करके आया है उसके अप्रोक्सी वैल्यू आपकी जाने वाली है। चलिए व्यूवर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। और आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ताकि अगर और जो इससे रिलेटेड वीडियोस हैं वो मैं आप लोगों के लिए कंपोज कर सकूं। व्यूवर्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 फिर से आपसे किससे पूछा गया है, कंप्यूटर ग्राफिक्स से पूछा गया है। देखिए इसने 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स के रेस्पेक्ट में बात करी है और इसने आपको क्या किया है, दो स्टेटमेंट दी है और पूछता है कि ट्रू और फॉल्स क्या है। ऑर्थोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन कीप पैरेलल लाइन पैरेलल। देखिए
हमारी जो पैरेलल प्रोजेक्शन होती है वो टू टाइप्स की होती है, वन इज ऑर्थोग्राफिक एंड अनदर इज ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जब हमारी व्यू प्लेन के पैरेलल रेजेस होती हैं तब अप्लाई होता है, लेकिन ऑर्थोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन में ये बात बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल लाइंस को पैरेलल ही रखे, हो सकता है कि वो पैरेलली व्यू प्लेन पे आए ही ना। दूसरी बात, ऑर्थोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन आर अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, यस ये बात बिल्कुल सही है आप व्यूवर्स। ऑर्थोग्राफिक जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है आपकी वो अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका 4 करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इजी और सीधा सीधा क्वेश्चन था, कहाँ, कंप्यूटर ग्राफिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन हमारा आता है किससे, फजी लॉजिक से। फजी से ही इसने पूछा गया है, और इसने पूछा है कि अगर कोई फजी सेट हमारे पास है तो उस फजी सेट का हम डीफजिफिकेशन करना चाहते हैं, दैट इज किसी फजी सेट को हम नॉर्मल सेट मतलब क्रिस्प सेट में यदि चेंज करना चाहते हैं तो फिर हमें किन किन चीजों को यूज करना पड़ेगा। देखिए फजी सेट है तो आपके पास डिग्री ऑफ फजीफिकेशन साथ में होगी, है ना, कि अगर कोई मेंबर मेरे सेट में पार्टिसिपेट करता है तो वो कितनी डिग्री से पार्टिसिपेट करता है, तो उस चीज को अब एक नॉर्मल सेट में लेकर के आना है। नॉर्मल सेट क्या होता है, क्रिस्प सेट, यानी कि बिलोंगिंग और नॉट बिलोंगिंग की बात करता है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप डीफजिफिकेशन करते हैं तो आपको मीन ऑफ मैक्सिमम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ एरिया भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और हाइट मेथड भी आपको यूज करना पड़ेगा। व्यूअर्स अगर आपको ये चीज बहुत डिटेल में सीखनी है तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए विद एग्जाम्पल डिटेल में भी सॉल्व कर दूंगी। लेकिन फिलहाल के लिए इसका आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 4। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर बेसिकली। व्यूअर्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है डीबीएमएस से, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉन्स्ट्रेंट इज रिक्वायर फॉर फंक्शनिंग ऑफ फॉरेन की इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। व्यूअर्स आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि किसी रिलेशन R1 में जो की प्राइमरी की है वही की किसी दूसरे रिलेशन R2 के लिए क्या बन सकती है, फॉरेन की बन सकती है। दैट इज अगर कोई की किसी रिलेशन R1 में प्राइमरी की है तो ही वो किसी दूसरे रिलेशन में फॉरेन की तरीके से यूज हो सकती है। तो क्या की कांस्टेंट की बात करी इसने कि फॉरेन की अगर एक एक रिलेशन में अगर कोई फॉरेन की है तो डेफिनेटली किसी दूसरे रिलेशन में वो क्या रही होगी, डेफिनेटली किसी दूसरे रिलेशन में वो प्राइमरी की रही होगी। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन व्यूअर क्या होगा, प्राइमरी की। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को कहां से पूछा गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नेटवर्किंग से। ये कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ IPv4 आईपी एड्रेस स्पेस टू ऑल क्लास सी एड्रेस कंज्यूम, कितना पूरे एड्रेस स्पेस का क्लास सी कितना कंज्यूम करके चलता है IPv4 में। देखिए व्यूअर्स एक इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ, हर क्लास के लिए फाइंड कर सकते हैं आप लोग। हमारा जो टोटल एड्रेस स्पेस होता है वो होता है 256 का। ये इवन क्लासफुल एड्रेसिंग को याद रखने का भी इजीएस्ट मेथड है। उसमें से पहली 128 जो होती हैं बिट वो किसको चली जाती हैं, वो चली जाती हैं क्लास ए को। दैट इज पूरे एड्रेस स्पेस का क्लास ए को कितना चला गया, 50%। हम कहते भी हैं कि क्लास ए की एड्रेसिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 to 127, ये चलती है हमारी कौन, क्लास ए। अब बचा कितना है हमारे पास नीचे, 128 बचा है। उस 128 का फिर से 50% करते हैं और दे देते हैं क्लास बी को। दैट इज कितना चला गया इसको, 64 बिट चली गई, है ना। पूरे एड्रेस स्पेस का 64 बिट कितना बैठ रहा है, 25% बैठ रहा है। अब आपकी बची कौन, क्लास सी, टी और ई। बचे हुए एड्रेस स्पेस का फिर से 50% हमने दे दिया क्लास सी को, दैट इज कितना, 32 बिट हमने इसको दे दी। और बची हुई जो बिट थी उनको 16 16 करके क्लास डी और क्लास ई में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप यहां से समझ सकते हैं कि 128 से कितना
191 तक क्लास बी को जाएगा, अकॉर्डिंगली आप ऐड करते जाएंगे तो आप ये भी फाइंड कर लेंगे कि किस क्लास को कहां से कहां तक उसकी नंबरिंग होती है। अब आप ये समझिए कि 32 बिट मिली, यानी कि 256 में से कितनी बिट आपने क्लास सी को दी? बस 32 बिट आपने क्लास सी को दी। अब 256 का 32 बिट कितने परसेंट होगा? एक्स परसेंट आप कैलकुलेट करेंगे, और वैसे सीधी थ्योरी भी है, ये 50% था, ये 25% था, ये 25 का भी हाफ कर दीजिए, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 12.5। व्यूवर्स, अगर आपको प्लीज पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या कहता है कि on translating the expression given below into quadruple representation, how many operations are required? देखिए व्यूअर्स, वैसे तो हम इसको सॉल्व करें क्वेश्चन को प्रॉपर मैनर में तो हम कर पाएंगे कि किस किस ऑपरेटर पे कहाँ कहाँ किन किन चीजों की जरूरत पड़ रही है। देखिए आप, सबसे पहले आपके पास ऑपरेटर है मल्टीप्लीकेशन, है ना? ये मल्टीप्लीकेशन किस किस के ऊपर अप्लाई हुआ है? आई और जे के ऊपर अप्लाई हुआ, और ये हमारा क्या बना? ये हमारा बना टपल वन, आई और जे के ऊपर अप्लाई होने के बाद। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट पैरेंथेसिस को कंसीडर करें, ई प्लस एफ, दैट इज प्लस ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है आपका किस किस के ऊपर? ई और एफ के ऊपर, और ये आपका गया टपल टू। अब नेक्स्ट ऑपरेशन अगर हम बात करें तो हमारा क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है? मल्टीप्लीकेशन, ये वाला, दैट इज अगेन मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन आपका परफॉर्म हुआ, और क्या हुआ? ए और बी के ऊपर परफॉर्म हुआ, और ये बन करके क्या आया? ए बी, है ना? फिर इसी पे हमारा ऑपरेशन क्या परफॉर्म हुआ? प्लस, और प्लस किसके ऊपर आया? ये, अगर मैं इसको बोल दूं टपल थ्री, तो ये टपल थ्री किसके साथ आया? टपल थ्री हमारा आया है सी के साथ, और क्या बना? ये बना हमारा टपल फोर। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है? देखिए फिर से एक प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कर दूं मैं किसके ऊपर? इस टपल वन और इस टपल टू के ऊपर, तो एक प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं किसके ऊपर? ये टपल टी वन और ये टपल टी टू के ऊपर परफॉर्म कर देते हैं। चलिए, और क्या बन करके आया? ये हमारा बन करके आया टी फाइव टपल। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ कर दें? इस तीसरे टपल के साथ, दैट इज मल्टीप्लीकेशन कर दें हम लोग किस किस का? टी फाइव का, और किसके साथ? टी थ्री के साथ। तो कौन सा टपल बन के आया? टी सिक्स टपल हमारा बन करके आया। तो इस तरीके से क्वाड्रेपल रिप्रेजेंटेशन में टोटल हम लोगों ने कितने टपल्स यूज किए? हम लोगों ने यहाँ पर 6 टपल्स यूज किए हैं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 6। वैसे व्यूअर, एक सिंपल सा फंडा मैं आपको और बता देती हूँ। आपको करना क्या है? आपको टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर काउंट कर लेने, 1 2 3 4 5 6। जितने नंबर ऑफ ऑपरेटर आपके पास क्वेश्चन में प्रेजेंट है वही एग्जैक्टली आपका आंसर होने वाला है। तो आप चाहें तो इस शॉर्टकट ट्रिक से भी अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए व्यूवर्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यस व्यूवर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमसे पूछा गया है कहां से? ऑपरेटिंग सिस्टम से। कंसीडर 3 सीपीयू इंटेंसिव प्रोसेसेस which require 10, 20 and 30 unit of time and arrive at time 0, 2 and 6 respectively, how many context switches are needed if the operating system implement a shortest remaining time first scheduling algorithm? and हमें context switch जीरो पे और एंड पे काउंट नहीं करना है। देखिए व्यूवर्स, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम एल्गोरिथम आपके लिए क्या करता है? वो जिस प्रोसेस का रिमेनिंग टाइम सबसे कम है, सबसे पहले उसी प्रोसेस को आपके सिस्टम में लोड करता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले गैंट चार्ट बना लेते हैं, और गैंट चार्ट बनाने से पहले भी हम क्या करें? बहुत इजीली इन प्रोसेसेस को अरेंज कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास सबसे पहले है प्रोसेस आईडी, पी आई। वो क्या क्या है? हम मान लेते हैं P1, P2 एंड P3। फिर इनका अराइवल टाइम, कितने कितने पर प्रोसेस आई है, तो ये अराइवल टाइम हम लोगों ने कंसीडर किया, जो कि है 0, 2 और 6। उसके बाद इसने क्या कहा है? टाइम यूनिट कितने रिक्वायर्ड है? 10, है ना? उसके बाद 20, और उसके बाद कितनी? 30 टाइम यूनिट रिक्वायर्ड है आपको।
अब आपको गैंट चार्ट बनाना है और वो भी किस ऑर्डर में, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम के ऑर्डर में। देखिएगा, सबसे पहले आपकी प्रोसेस P1 ने एंट्री ली। P1 को कितने टाइम यूनिट की, कितने प्रोसेसिंग यूनिट की रिक्वायरमेंट है, 10 प्रोसेसिंग यूनिट की रिक्वायरमेंट है। तो हमने इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया और हमने क्या किया, 0 से लेकर के 2 तक हमने एग्जीक्यूट किया P1 को। अब 2 टाइम यूनिट एग्जीक्यूट होने के बाद P1 कितनी है, 8 हो गई है। लेकिन अब 2 टाइम यूनिट पे हमारे पास P2 भी आ चुकी है। कितना टाइम यूनिट चाहती है P2 आपसे, ये 20 टाइम यूनिट आपसे चाहती है। तो फिर ऐसे केस में आपने क्या किया, आपने फिर से P1 को ही लोड कर दिया, क्योंकि P1 हमारी सबसे शॉर्टेस्ट प्रोसेस थी इन दोनों के अकॉर्डिंग। और हमने उसे कितने तक, 6 टाइम यूनिट आने तक, तब ताकि मेरी नेक्स्ट प्रोसेस तब तक आए, तब तक हमने उसको चलाया। तो फिर से हमने किसको चला दिया, फिर से हमने P1 को चला दिया है। और P1 को हमने चला दिया है कितना तक, 6 तक हमने P1 को चला दिया है। कितना आपका बचा, अब 6 माइनस करें तो 2 बचा आपका, है ना। अब देखिए 6 तक सारी प्रोसेस आ चुकी हैं, तो फिर से मैं किसको चला देती हूँ, फिर से मैं चला देती हूँ इसी प्रोसेस को। दैट इज मैंने फिर से P1 को चलाया और इस तरीके से मेरी P1 कितने तक कंप्लीट हो गई, 10 तक कंप्लीट हो गई। अब शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम किसका है, P2 का। तो बस P2 को पूरा पूरा टाइम दिया, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की और जरूरत नहीं रही मेरे को। तो P2 कितने तक एग्जीक्यूट हुई, P2 एग्जीक्यूट हुई आपकी 30 तक। देन आपने किसको टाइम दिया, आपने टाइम दिया P3 को। और P3 आपकी एग्जीक्यूट हुई कितने तक, P3 आपकी एग्जीक्यूट हुई है आपका 30 + 30 60 तक। अब बात आती है कॉन्टेक्स्ट स्विच काउंट करने की, तो हम बहुत इजीली अब कॉन्टेक्स्ट स्विचेस अपने काउंट कर लेते हैं। तो व्यूवर्स, इस तरीके से हमने गैंट चार्ट कंप्लीट किया। लेकिन अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कॉन्टेक्स्ट स्विचेस। देखिए व्यूवर्स, P1 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 तीनों बार P1 चली है, ऑल्दो चेक हुआ है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं हुआ है। कॉन्टेक्ट उसी प्रोसेस का लोड था। तो पहला कॉन्टेक्ट स्विच तो आपका कहाँ हुआ, ये पहला कॉन्टेक्ट स्विच हुआ। और दूसरा कॉन्टेक्ट स्विच कहाँ हुआ, ये हुआ P2 से P3 का कॉन्टेक्ट आया। लेकिन 0 पे और एंड में हमें नहीं मानना है। तो कुल मिलाकर के यहाँ आपके कितने कॉन्टेक्ट स्विच हुए व्यूवर्स, यहाँ पर आपके 2 कॉन्टेक्ट स्विच हुए। तो राइट आंसर आपका कितना आएगा, 2 आएगा। व्यूवर्स, ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए कंपोज करी है। प्लीज अगर आपको ये पसंद आती है वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। मैं इसके आगे के क्वेश्चन साथ के साथ आप लोगों को सॉल्यूशन करके दूंगी। एंड वन मोर थिंग, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, लाइक 2018 का दिसंबर, या फिर इसके प्रीवियस पेपर जो भी, इसके लास्ट वाला दिसंबर 2019, ये सभी क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करके देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।